जय भवानी। बंदा बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी विविध दिशा में जी। किशोरावस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी ज़िंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे हैं। ऐसे लोग कम देखने में आए हैं जो बहुत ही कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में ताबील हो गए हो। हम बंदा बहादुर सिंह के जीवन में दो प्रथाओं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वे विष्णु और शिव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियार और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की। सिखों में खालसा राज की स्थापना करने वाला ही बंदा बहादुर सिंह था। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात। बंदा बहादुर सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को रजौरी में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए। बैरागी यानी साधु हो गए। उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहाँ 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी तपस्वी और जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। जेस गरवेल अपनी किताब सिक्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए थे। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करे। गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इसका वर्णन करते हुए लिखा, गुरु ने बंदा बहादुर सिंह को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया कि वो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करे और अपने हाथों से वजीर खान को मृत्यु दंड के बाद गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। बंदा बहादुर सिंह पंजाब पहुंचे। बिना साथियों, बिना फौज के वो पंजाब पहुंचा। बंदा बहादुर सिंह पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी के मौत के बीच झूलते रहे। औरंगजेब टू माउंट में लिखते, घायल होने के बाद अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के साथ स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। और 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर सिंह पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मैसूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लुटेरे मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खेपी खां को कहते हैं, बताया कि 3 से 4 महीनों के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ ही दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19000 हो गई। समाना पर हमला। जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी। वो भी नहीं भूल पाए थे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। उस इलाके के सिखों ने बंदा को घोड़े और धन उपलब्ध करवाया। कई सालों से मन सूबेदारों ने अपने सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में जिसने उन्होंने बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह की सभी वर्दी जरूरी बन गई, लेकिन वो चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर थे, इसलिए उनके अपने अफसर और आम लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगे। लोगों के मन में बादशाह का डर था, वो जाता रहा। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहद के कस्बे के समाना पर हमला बोला। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, समाना पर हमला करने की वजह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रहा था। समाना के पास सिद्धोरा के मनसूबेदार उस्मान खान ने गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती रखने वाले एक मुस्लिम पीर को तंग किया था।
इसलिए वहाँ कत्लेआम का आदेश दिया गया। बाद में खफी खान ने लिखा है कि बंदा ने मुगल अफसरों को आदेश दिया कि वो अपना पद छोड़ दे। सामानों को बचाने के लिए दिल्ली के से सरहद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा शहर था। ये मुगलों के बड़े भवन बना रखे थे और यहाँ उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। सरहद पर फतेह। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहद पर हमला बोला। हरीश ढिल्लो अपनी किताब फर्स्ट राज ऑफ द सिक्स द लाइन्स एंड टाइम्स ऑफ बंदा बहादुर सिंह में लिखते हैं, बंदा की फौज में 35,000 लोग थे। इनमें 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खां के पास 80 से ट्रेनिंग के लिए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या होते हुए वजीर की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी। उनके आधे सैनिक घोड़सवार थे। 22 मई 1710 को इस लड़ाई में बंदा ने यह मानते हुए कि सबसे कमज़ोर तोपखाने को हमेशा बीच में रखा जाता, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लो लिखते हैं, आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहद की सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर सिंह की जीत हुई। सरहद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद जब बंदा बहादुर सिंह को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, उन्होंने यमुना नदी की पार सहारनपुर शहर को बर्बाद किया। बंदा बहादुर सिंह के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जलंधर, दोआब में रोहान, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। नए सिख और सील जारी की। बंदा बहादुर सिंह ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ नाम दिया। सरहद की जीत को याद करते उन्होंने नए सिक्के डलवाए, अपनी नई मोहर जारी की। उन सिखों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष 1710 में 60 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा बहादुर सिंह के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। दक्षिण से लौटते हुए बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुके। उन्होंने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच किया। मुगल फौज बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा को भेष बदल कर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर मुगल बहादुर शाह ने आदेश दिया कि दिल्ली की बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। लाहौर में उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में छिपा लिया था। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा के साथी रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाकों में आते और मुगल प्रशासन को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले तैरते हुए वापस चले जाते। फारूक शाह ने बंदा को पकड़ने की जिम्मेदारी समद खां को सौंपी, लेकिन 1712 में बहादुर शाह बादशाह का निधन हो गया। उसके बाद लड़ाई में सत्ता पहले जहदर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फारूक शेर को मुगल ताज मिला। फारूक शेर ने कश्मीर के सूबेदार अबुल अहमद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समझ में 1713 आते बंदा बहादुर को सरहद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके सर समद के सैनिकों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आज कल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर खुरदास नागल गांव में बने किले तक ढकेलने में सफलता मिल गई। वहाँ किला इतना जबरदस्त घेरा लगाया कि उसके अंदर अनाज का दाना नहीं पहुंच पाया। किले के अंदर भूखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गद्दों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। घास, पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर
मुगल सेना का 8 महीनों तक बहादुरी के से सामना किया। आखिरकार दिसंबर 1715 में समद खां को बंदा बहादुर को किला भेजने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर सिंह को दिल्ली लाया गया। बंदा बहादुर सिंह के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदास नागल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते रावी के किनारे कत्ल किया गया। सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। उनके पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीरों से बांध रख कर गद्दों या ऊँटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खान ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खान ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासियों सड़कों पर उतर कर आई। एक अंग्रेज ने जो फरवरी 1716 में दिल्ली में था लिखा था कि उसने दिल्ली में घुसने वाले जुलूस को देखा, जिसमें करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्होंने दो दो करके बिना काठी वाले ऊँटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊँटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे और लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। उसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे की पिंजरे में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की शकलों से बंधे थे। उनकी बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। कैदियों को मारने के आदेश। इन कैदियों को एक हफ्ते के अंदर और 1 हफ्ते तक ही रखने का आदेश था। 1 हफ्ते कत्लेआम शुरू हुआ और सुबह कोतवाल सरबदा खान को इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लो लिखते हैं, हर सिख ने मुस्कुराते हुए में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। कोतवाल ने फारुखसियार को सलाह दी कि बंदा बहादुर को अपने फैसले का पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर सिंह की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरब खां गुजरता तो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता हुआ पाता।